नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम हिंदी में संज्ञा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बता दूं कि जो ये संज्ञा चैप्टर है, इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 2 से 3 नंबर आपके इस वीडियो को देखने से मात्र कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। 1-2 नंबर ही बहुत ही ज़्यादा फ़र्क लाता है एग्ज़ाम में, फाइनल कट ऑफ में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, और अपना क्वेश्चन जो भी डाउट हो वो नीचे कमेंट करना है। आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संज्ञा पढ़ाने वाले हैं। संज्ञा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस क्लास के अपलोड होने के बाद में आपको टेलीग्राम में लिंक दिया गया, उस टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद में आप इस क्लास का पीडीएफ पा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं कंप्लीट हिंदी ग्रामर का पीडीएफ देने वाला हूं, तो आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया उसको ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ अन्य वैकेंसीज़ के अपडेट भी आपको उसी ग्रुप में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि संज्ञा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा उसके संपूर्ण जात या गुण, धर्म और समूह का बोध कराने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि संज्ञा जो है विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जात और गुण, धर्म के को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। और अब बात करें संज्ञा के कार्य की, तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा के कार्य ऐसे नामों का बोध कराना होता है जो संसार में सिर्फ एक जगह हो या जिनकी जाति, समूह और माप तोल का बोध कराया जाता हो। मतलब संज्ञा का कार्य होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम बताना कि उसका क्या नाम है, या उस जो संसार में सिर्फ एक है, मतलब आगे इसी वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। और उसकी किसी भी संज्ञा, किसी व्यक्ति की जाति के बारे में कि वह इंसान है या पेड़ पौधा है, कौन सा पेड़ पौधा है, और समूह में है या नहीं, और मापतोल, इसका बोध कराने का काम संज्ञा का होता है। और आगे बात करते हैं, संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो हिंदी में संज्ञा का विभाजन 2 प्रधान आधार पर किया जाता है। और आगे अभी जानेंगे कि कहीं बताया गया है कि 3 होते हैं, कहीं बताया गया है 5। वो भी आगे डीपली बताने वाले हैं कि कहाँ 3 यूज़ होता है, कहाँ पे 5 होता है, और क्या 3 में फ़र्क है। तो पहले इतना जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें संज्ञा में, हिंदी में संज्ञा का विभाजन 2 प्रधान आधार पर किया जाता है। हिंदी भाषा में संज्ञा का मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अभी मैंने बताया 3 और 5। तो यहाँ पे जब लिखा आएगा हिंदी भाषा में, जब यहाँ पे भाषा लिखा रहा है तो आपको संज्ञा मुख्य रूप से 3 पे टिक करना है। और आगे, और ये, हाँ ये देखिए आप लोग, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी जब पूछा जाए संज्ञा के भेद तो आपको 5 बताना है, और जब मुख्य रूप से पूछा जाए तो यहाँ पे 3 बताना है, और जब संज्ञा के भेद पूछा जाए तो आपको 5 बताना है। मतलब वहाँ पे जब मुख्य पूछा जाएगा तो 3 कहना, अगर संज्ञा के भेद पूछा जाए तो 5। हालांकि ये बहुत अपवाद वाला क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अंग्रेजी के आधार पर भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी जो इंग्लिश में हमारा नाउन चैप्टर होता है उसमें भी 5 नाउन होते हैं, हालांकि वो इंग्लिश का चैप्टर है। और आगे बात करें कि जो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे इसका डीपली अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में कि व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आते हैं और कैसे इसका परिभाषा, ये सब डीपली डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। और बात करें दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो आइए आगे कुछ पॉइंट हैं, इसको देख लेते हैं।
हिंदी भाषा में मुख्य रूप से, जो मैंने अभी बताया ना, मुख्य रूप से अभी तक आपने देखा कि हिंदी भाषा में कुल 5 संज्ञा होते हैं और मुख्य रूप से यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो जो ये पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और द्रव्य एवं समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया। मतलब जो ये आप ये देख रहे हैं द्रव्य और समूह, मतलब आपने जो पिछले स्लाइड में देखा होगा, ये जो आपने देखा है द्रव्यवाचक और भाववाचक, इसको जातिवाचक समूह के अंतर्गत रखते हैं हम। और अब यहाँ पे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें संज्ञा का एकत्व का बोध होता है, यानी इसमें पता चलता है कि संज्ञा सिर्फ एक है। जैसे मैं अपना नाम लूँ रवि, तो स्पेशल अगर मैं कहूँ रवि गिरी तो मैं एक हूँ, अगर मैं कहूँ मनुष्य तो वो जातिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक की बात की गई है तो यहाँ पे संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी। और आगे बात करें, यहाँ पे सेम स्लाइड है, यहाँ पे बात करें हम व्यक्तियों के नाम। जैसे आप मैंने बताया ना रवि, तो आपको बता दूं रवि व्यक्तियों के नाम एक हो जाएंगे। और देश की बात करें तो देश भारत, जैसे आप भारत देखेंगे तो भारत देश एक है, भारत नाम से एक ही देश है। ये नहीं कि भारत कहने से अमेरिका को जोड़ा जाएगा। और राष्ट्रीय जातियों के नाम और दिशाओं के नाम, जैसे आप देखते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दिशाओं के नाम और नदियों के नाम बात करें। जैसे आप अगर नदी कहेंगे तो कई सारी नदियाँ आ जाएंगे। अगर आप स्पेशल यानी एक नदी को कहेंगे, जैसे गंगा की बात करें तो वो एक हो जाती है। और बात करें पहाड़ों की, तो मैं आपको बता दूं जैसे हिमालय, तो वो एक हो जाता है। तो वहाँ पे अगर पहाड़ों की बात करेंगे तो अमेरिका का भी रॉकी माउंटेन और कई सारे पहाड़ आ जाते हैं। लेकिन जब बात करें पहाड़ों की, तो अगर जब कहा जाए हिमालय पर्वत, तो वहाँ पे एक हो जाएगा। और बात करें महासागरों की, जैसे प्रशांत महासागर, ऐसे अगर महासागर कहेंगे तो बहुत सारे महासागर आ जाएंगे। लेकिन जब कहा जाए प्रशांत महासागर या अरब महासागर, तो वहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और बात करें पुस्तकों के नाम, तो जैसे आप पुस्तक में आप कह सकते हैं कि पुस्तक, तो वो कई सारे पुस्तकों को दर्शाता है। लेकिन जब आप कहेंगे गीता, तो वो केवल गीता पुस्तक को ही दर्शा रहा होता है। जैसे आप कह सकते हैं किसी भी बुक का नाम ले सकते हैं और उसको केवल वो स्पेसिफिक अगर जब कहेंगे तो वो एक ही पुस्तक का नाम दर्शाएगा। जैसे नगरों एवं शहरों की बात करें, तो जैसे अगर उत्तर प्रदेश कहा जाएगा तो उत्तर प्रदेश एक ही है। और अगर लखनऊ कहा जाएगा तो लखनऊ एक ही है। और जैसे आपने देखा होगा सड़कों एवं चौकों के नाम, वैसे हर शहर में चौक के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे चांदनी चौक हो गया, हर मार्केट हर ज़िले में चौक होता है और सबका अलग अलग नाम होता है। लेकिन सब एक स्पेशल हैं। जैसे मनुष्य होते हैं सारे, लेकिन वो सब अलग अलग हैं। और जैसे बात करें दिनों के नाम, तो आपको पता होगा सोमवार मंगलवार बुधवार, दिनों जब कहेंगे तो सारे दिन आ जाएंगे। लेकिन जब सोमवार मंगलवार बुधवार कहेंगे तो कई सारे मतलब स्पेशल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और बात करें अंग्रेजी महीनों की, जैसे अगर आप हिंदी महीनों की बात करेंगे तो उसमें एक महीने में 2 महीने होता है, उसको आपको खुद से देखना पड़ेगा। हिंदी महीनों के नाम ही आपको याद करना पड़ेगा। और बात करें अंग्रेजी महीनों के नाम, तो मैं आपको बता दूं अंग्रेजी महीनों के नाम स्पेशल होते हैं। जैसे जनवरी कहेंगे कि तो जनवरी ही काउंट किया जाएगा, ना कि फरवरी काउंट किया जाएगा। और त्योहारों और उत्सव के नाम, जैसे आप जब कहेंगे कि त्यौहार, तो कई सारे हिंदुओं के त्यौहार, मुस्लिमों के त्यौहार, दीपावली, ईद, होली, कई सारे आ जाएंगे। लेकिन जब आप कहेंगे दीपावली, तो वहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। मतलब आपको बता दो कि दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और भावनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। और अब बात करें जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ व उसके समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे।
जैसे मैं आपको कहूँ कि पेड़, तो पेड़ जातिवाचक हो जाएगा, मतलब सारे सारे पेड़ों को की जात बता रहा है। और अगर मैं कहूँ चिड़िया, तो चिड़िया भी जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कोयल, तो कोयल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे आपको बता दूं, अगर बात करें लड़का, तो लड़का जात हो जाएगा। अगर वही मैं कहूँ रवि, तो रवि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन लड़का कहा जाए तो लड़का जातवाचक हो जाएगा। और पर्वत कहा जाए, पर्वत में काफ़ी सारे पर्वत आते हैं, लेकिन अगर कहा जाए किसी स्पेशल पर्वत का नाम लिया जाए, जैसे हिमालय पर्वत का नाम लिया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब पर्वत कहा जाए तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे गंगा नदी का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन गंगा सॉरी नदी का नाम लिया जाए तो वो जातिवाचक होगा। ऐसे ही किसी पशु का, गाय का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन जब पशु कहा जाए तो वो जातिवाचक होगा। ऐसे ही घर का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक, ऐसे ही किसी फूल का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन जब फूल कहा जाए तो वो जातिवाचक होगा। और किसी झील का नाम लिया जाए स्पेशल, किसी झील का नाम लिया जाए जैसे बुलर झील, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन अगर झील कहा जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आगे देखते हैं। जैसे बात करें पक्षियों के नाम, तो आपको बता दूं पक्षियों के जो नाम हैं वो जातिवाचक में आएंगे। और अन्न और मसाले, मिठाई के नाम और वस्तुओं के नाम, ये सारे जातवाचक में आएंगे। और दैविक यानी प्राकृतिक आपदाओं को भी जातवाचक में रखा जाता है। और सामाजिक संबंधों के कार्यों का नाम भी जातवाचक में रखा जाता है। जैसे प्रधान कहा जाए, अगर प्रधान, किसी प्रधान का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन प्रधान कहा जाए कि हमारे ज़िले के जितने भी प्रधान हैं तो वो जातिवाचक में होगा। और सवारी के नाम, यानी कि अगर कहा जाए कि बस, तो बस में किसी स्पेशल बस के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ पे बस के बारे में कहा गया, तो बस सवारी में आ जाएगा और वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अब बात करें समूहवाचक संज्ञा के बारे में, तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बात करें किसी ग्रुप का बोध हो, यानी किसी ग्रुप के बारे में बताया जाए, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सभा, सभा में कई सारे लोग आते हैं। और दल की बात करें तो दल में भी कई सारे लोग आते हैं। मंडल में कई सारे लोग आते हैं। और गुच्छा, जो गुच्छा होता है, ये भी कई सारे लोग आते हैं। संघ, लोगों के साथ मिलके एक संघ बनता है। और परिवार में कई लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन कई लोग रहते हैं। और ख़ानदान की बात करें तो ख़ानदान, बाबा और सबको मिला के ख़ानदान बनता है। ये सारे समूहवाचक आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो अब बात करें द्रव्यवाचक में, तो अब जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूध, जैसे आप दूध को नापते हैं, यानी 1 लीटर 2 लीटर, जिसको माप तोल किया जाए, यानी वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अगर बात करें दही, दही को भी मापा जाता है। और तेल, तेल को भी 1 लीटर 2 लीटर, पानी भी लीटर में मापा जाता है। तेजाब भी लिक्विड फॉर्म है, यानी लीटर में मापा जाता है। सोना को ग्राम, यानी ग्राम में मापा जाता है। चांदी को भी ग्राम या किलो में मापा जाता है। लोहा को भी ग्राम किलो में मापा जाता है। पीतल भी, ये सारे मतलब जिनको मापा तोला जा सकता है वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और अब बात करें भाववाचक, भाववाचक के बारे में, तो संज्ञा के जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बात करें मिठास, जब आप कहेंगे मिठास तो आपको मिठास दिखाई नहीं, मतलब जो आपको आपके सामने दिख नहीं रहा, मतलब विजुअल ना हो, इनविजुअल हो, उसको कह सकते हैं भाववाचक। जैसे कहेंगे कि गर्मी लग रही है, तो गर्मी दिखाई नहीं देती है, मतलब गर्मी आपको लग रही है, मतलब आपको फील हुआ कि हाँ गर्मी मुझे लग रही है, तो वहाँ पे भाववाचक। और नम्रता,
नम्रता यानी विनम्र, आपको दिखाई नहीं देगा कि नम्रता है, लेकिन कोई आपसे नम्रता से बात कर रहा है तो वो एक भाव है। और सुंदरता, जैसे कहते हैं कि बहुत सुंदर दिख रहा है, तो कैसे पता कि सुंदर, आप उसको हाथ में थोड़ी ना ले सकते हैं, लेकिन आपको महसूस हुआ ना कि वो सुंदर दिख रहा है। मतलब जब आपको कोई चीज़ महसूस हो तो उसको भाववाचक में, जैसे लोग कहते हैं तुम्हारा प्यार नहीं दिखता है, तो प्रेम जो है वो भाववाचक है, इसलिए नहीं दिखता है। मतलब जो आपको दिखे ना, इनविजुअल हो, उसे भाववाचक कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि गुण संबंधी भाववाचक। तो जैसे आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि गुण संबंधी, तो आपको बता दूं कि कोई सौंदर्य और कोई मधुर है, किसी के अंदर अच्छाई का गुण है, किसी के अंदर चतुराई का गुण है, तो ये हो गया गुण संबंधी भाववाचक। और अब बात करें विषय संबंधी भाववाचक, तो आपको बता दूं कि जैसे इतिहास, इतिहास एक भाव ही है। इतिहास, भूगोल और रसायन शास्त्र, ये सारे विषयवाचक भाव हैं। और अब बात करें स्वाद संबंधी भाववाचक, तो आपको बता दूं जैसे खट्टास, जैसे मुझे खट्टा लग रहा है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि खट्टा कहाँ पे लग रहा है, लेकिन आपको फील हुआ ना कि खट्टा लग रहा है, तो वो भाववाचक हो जाएगा। और बात करें दोष संबंधी भाववाचक संज्ञा, तो जैसे कि बुराई जो है आपको दिखाई नहीं दे रही, तो लेकिन बुराई है, तो ये दोष संबंधी भाववाचक है। और आगे बात करें भाव संबंधी, यानी कि जैसे आपको बता दूं कि जो मित्रता है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो एक भाव है। शत्रुता भाव है, मूर्खता एक भाव है। और माप संबंधी, यानी कि जिनमें माप तौल किया जा सके, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, ये एक माप संबंधी भाववाचक संज्ञा है। और अवस्था, अवस्था यानी कि बुढ़ापा, जवानी और लड़कापन, बचपन, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। और गति संबंधी, गति यानी कि सुस्ती, फुर्ती, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी गति बहुत तेज़ है, यानी तुम बहुत तेज़ चलते हो, इसका मतलब, तो तुम्हारे अंदर फुर्ती है। तो और जैसे कोई शांत रहता है तो उसके अंदर सुस्ती है, ऐसे बात करते हैं। और बात करें भावनावाचक, तो प्रेम जो होता है, घृणा होती है, गुस्सा होती है, करुणा, दया, ये सारी भावना यानी भाववाचक संज्ञा। और बात करें क्रिया संबंधी, तो जैसे कि घबराहट होना क्रिया संबंधी है। जैसे आपको घबराहट हो रही है, सजावट, लिखावट, ये सारे क्रिया संबंधी भाववाचक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।